तो एक बार क्या है, स्वागत है सभी लोगों का करियर पावर अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका जीके एजुकेटर रचित आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं हर बार की तरह वर्ग 3 के लिए हमारी जो कंप्लीट लेक्चर सीरीज चल रही थी उसी क्रम में एक अगला वीडियो आपके सामने, जो कि इंडियन पॉलिटी यूनिट 19 में इसके बारे में आपको मेंशन किया गया है। उससे संबंधित सारे के सारे अपने रिवाइज सिलेबस के अनुसार जो बदले हुआ नवीन पैटर्न है उसके बेसिस पर अपन सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपने स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मुझे याद है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको पार्ट 11 और पार्ट 12 तक कवर करा दिया था। एक बार हल्का सा रिवीजन के तौर पे आपको बताना चाहूंगा। पार्ट 11 में सेंटर और स्टेट के रिलेशन की बात कही गई है, जिसमें अपन ने बताया था आपको कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और साथ साथ में लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। लेकिन पार्ट मैंने जब 12 आपको बताया था तो पार्ट 12 में मैंने आपको बताया था कि अपन फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं अपन पार्ट 13 की बात करें तो पार्ट 13 बड़ा सिंपल है। पार्ट 13 में लिखा हुआ है पार्ट 13, इसमें लिखा हुआ है ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इन टेरिटरी इसको बड़े आसान शब्दों में कहें अपन तो बड़ा ही सिंपल है। व्यापार वाणिज्य क्षेत्रों के बीच समागम, क्षेत्रों में समागम जिसकी जानकारी की बात कही जाए तो इसकी जानकारी आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक की गई है। मैंने क्या कहा, जिसकी अनुच्छेद के बारे में जानकारी दी जाए तो अनुच्छेद की जानकारी अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक की गई है, जिसमें अपन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इन टेरिटरी के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें बड़े ही आर्टिकल थोड़े पेचीदे हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो बहुत तरीके से समझाऊंगा उसी के अंतर्गत। ठीक है, अपन पार्ट 14 की ओर बढ़े हैं तो पार्ट 14 बड़ा ही सिंपल है। पार्ट 14 में लिखा है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। हिंदी में से बोला जाए संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। मैंने क्या कहा, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। इसी में हमें जानकारी मिलती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। ठीक है, साथ साथ में इसी में हमें जानकारी मिलती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। और आपको याद रखना है इसी में हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, कि ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल इंडिया सर्विसेज, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज होती हैं उसके बारे में। यदि इसके आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 308 से लेकर, मैंने क्या कहा, आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक इसे मेंशन किया गया है। और यदि आपसे स्पेसिफिक पूछा जाए तो हमारा एक आर्टिकल है 315, आर्टिकल 315। इसमें लिखा है यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के बारे में, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के बारे में। ठीक, आर्टिकल 315। लेकिन वही 308 से 323 के बीच में केंद्र और राज्य के बीच में जो भी सेवाएं आती हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, इसको जब अपन करेंगे तो बहुत डिटेल से देखेंगे। तो पार्ट 14 का नाम है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपने इसको लिख लिया होगा। अगले पार्ट की ओर चलते हैं। अगला पार्ट है पार्ट 14A। इस पार्ट का नाम है ट्रिब्यूनल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राधिकरण। ट्रिब्यूनल्स, प्राधिकरण के बारे में जानकारी मिलती है इसमें। आर्टिकल
324 ए एंड आर्टिकल 324 बी, इन दोनों आर्टिकल्स को मेंशन किया गया है। इसको बाद में जोड़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, तो याद रखेंगे एडेड बाय आपको याद रखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया। इसको बहुत सिंपली याद रख सकते हैं आप। इसको कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है, अगला पार्ट है अपना पार्ट 15, इसका नाम है इलेक्शन। मैंने क्या कहा? अगला पार्ट है पार्ट 15, पार्ट 15। इसमें अपन पढ़ते हैं इलेक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? इलेक्शन। इसी में अपन जानेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, है ना। इसको हिंदी बोलते हैं निर्वाचन, निर्वाचन, ठीक। इसकी जानकारी देखने को मिलती है आर्टिकल 325 से लेकर आर्टिकल 329 ए तक, आर्टिकल 325 से लेकर आर्टिकल 329 ए तक निर्वाचन की जानकारी मिलती है। और यदि अपन बात करें किसकी? इलेक्शन की। अच्छा, यहां पर एक मिस्टेक हो गई है, ये आर्टिकल 323 ए करेंगे इसके लिए, 323 ए, और ये है 323 बी, ठीक है। हाँ, यहां 324 पार्ट 15 में इलेक्शन की बात कही गई है। हमारे देश में एक कमीशन होता है, इसका नाम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका काम होता है इलेक्शन कराना। तो सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानकारी मिलती है पार्ट 15 में, जिसकी जानकारी अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक करी गई है। इस भाग में हम वो सारे के सारे प्रावधान और अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे जो निर्वाचन से संबंधित। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूं, पहले वोट डालने की जो एज हुआ करती थी, वो एज हुआ करती थी 21 ईयर्स। कितनी हुआ करती थी? 21 ईयर्स। लेकिन 1988 में, मैंने क्या कहा? 1988 में राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी। उस समय अमेंडमेंट के माध्यम से जो वोट डालने की एज है उसको 21 से हटाकर कितना कर दिया? 18 साल। तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, जो वोट की एज है वो पहले हुआ करती थी 21 ईयर, और अब कोई पूछे अब कितनी है? 21 से अब 18, 18 ईयर। तो उसको 18 ईयर कब किया गया? तो वो भी आप याद रखेंगे 1988 में। कब किया गया? 1988 में। और भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। फिर से सुनेंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950। 1950। इसी वजह से अपन हर साल, मैंने क्या कहा? इसी वजह से अपन हर साल 25 तारीख को, 25 जनवरी को, 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, है ना। नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ठीक। ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि मतदान कितना महत्वपूर्ण होता है और मतदान करने से देश के विकास में कितनी बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। आपको पता है वोट का मतलब क्या होता है? वोट का सीधा सा मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पावर। फिर से सुनेंगे, ट्रांसफर ऑफ पावर। जैसे आप ऐसे समझे, जैसे मेरी एक आवाज है अपना सरकार के सामने गुहार लगाने की, है ना। मैंने किसी एमएलए को अपना वोट दिया और मेरे जैसे एन नंबर्स ऑफ पीपल ने एक एमएलए को वोट दिया, तो एमएलए के पास हमारी वोट के माध्यम से पावर पहुंच गई। तो एमएलए के पास ऐसे 1 लाख 2 लाख लोगों की वोट की पावर होती है, जिसको जनप्रतिनिधि बोला जाता है, जो हमारी आवाज को कहां जाके रखता है? विधानसभा के पटल में जाके रखता है, या सांसद है तो लोकसभा या राज्यसभा के पटल में जाके रखता है ना। तो वो वोट का मतलब क्या होता है? सिंपल सा ट्रांसफर ऑफ पावर। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
ठीक है, इसका आप नोट लीजिए। अगले पार्ट की ओर चलते हैं अपन। अगला पार्ट है अपना पार्ट 16। पार्ट 16, इसमें लिखेंगे स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल क्लास। हिंदी में लिखेंगे विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। इसमें दिया क्या है आप कहेंगे सर? सिंपल, पहले तो आर्टिकल समझेंगे। आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 तक इसमें जानकारी मिलती है। इसी पार्ट में बेटा एससी और एसटी के आरक्षण की बात कही गई है कि लोकसभा विधानसभा में इनको कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा और इनके लिए क्या क्या प्रोविजन होंगे। मैंने बोला ना, पार्ट का नाम है स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल क्लास, यानी कि आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 तक इस सारी की सारी जानकारी इसमें मिलेगी। जो भी स्पेशल क्लासेस हैं इसके अंदर, जैसे कि ओबीसी है ना, इसके अलावा एससीज एंड एसटीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन सबको लेकर जो भी प्रावधान किए गए हैं वो इसी पार्ट 16 में किए गए हैं, है ना, जिसकी जानकारी आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 तक है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इसको कमेंट सेक्शन में फटाफट से जवाब देंगे। भारत में वर्तमान में, मैंने क्या कहा, भारत में वर्तमान में जो नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन है ना, जो कि नेशनल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, उसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? फिर से सुनेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन इंडिया, इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब देंगे जब भी आप इस वीडियो को सीन करेंगे, ठीक है। अगले पार्ट की ओर चलते हैं, तो अगला पार्ट है पार्ट 17। पार्ट 17 पार्ट 17 का नाम है लैंग्वेजेस, लैंग्वेज, भाषाएं। भाषाएं, ये भाषाएं क्या है सर, इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। तो बिल्कुल करते हैं अपन। आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक इसकी जानकारी है। भाषाएं बोले तो इसमें लैंग्वेजेस कि हिंदी का क्या रोल होगा, इंग्लिश का क्या होगा, तो सिंपली अपन इसको समझते हैं, थोड़ा समझाता हूं। एक आर्टिकल है, मैं लिख देता हूं यहां पे, आर्टिकल 343। 343 कहता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज एंड देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी कि राज्य का कर्तव्य होगा, जो भी राज्य होगा, है ना, जो स्टेट होगा, उसकी ड्यूटी होगी क्या, ऐसे समझाओ, शॉर्ट में लिख ले, प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड देवनागरी स्क्रिप्ट। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम देवनागरी लिपि को नहीं जानते, क्या होता है? हिंदी तो जानते हैं, हिंदी तो जानते हैं, लेकिन हम देवनागरी लिपि को नहीं जानते। अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप देवनागरी लिपि को बिल्कुल जानते हैं, डेफिनेटली जानते हैं। हिंदी एक भाषा है जो कि अपन बोलते हैं, जिसका एक व्याकरण होता है। देवनागरी एक लिपि है, एक स्क्रिप्ट है, लिखने का तरीका है। जैसे मैं आपको लिखा रहा हूं, जैसे मैंने कहा प्रावधान, प्रावधान इसको मैंने पढ़ा तो भाषा हिंदी है। जब मैंने इसको लिखा तो लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। लेकिन मैं अगर प्रावधान को ऐसे लिख देता, प्रावधान, ये भाषा तो अभी भी हिंदी है, लेकिन ये स्क्रिप्ट देवनागरी नहीं है, ये रोमन स्क्रिप्ट है। कौन सी स्क्रिप्ट है? रोमन स्क्रिप्ट, ठीक, याद रखेंगे कौन सी स्क्रिप्ट है? रोमन स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो वही अंतर है। तो ड्यूटी है स्टेट की कि इंडिया में हिंदी लैंग्वेज और देवनागरी, जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, इसको प्रमोट किया जाए, लोगों तक इसको पहुंचाया जाए। वही आर्टिकल 350, आर्टिकल 348 पता क्या कहता है? कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, इसमें जो लैंग्वेज यूज की जाएगी वो कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी? इंग्लिश की जाएगी। तब तक जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ ना बना दे, जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना देती है, ऐसी कंडीशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भी लैंग्वेज यूज की जाएगी
वो इंग्लिश होगी। हाँ, लेकिन यदि पार्लियामेंट कोई लॉ बना देती है उस उसके बाद अगर भाषा में कोई बदलाव करती है तो बदलाव हो सकते हैं। ठीक, अपन आगे चलें। अगला पार्ट, पार्ट 18, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। हेलो, हाँ कराते हैं, ठीक है। अगला पार्ट है अपना पार्ट 18। पार्ट 18 का नाम है, देखो 17 को अपने लैंग्वेजेस पे खत्म किया है, पार्ट 18 है अपना इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन, इसमें अपन पढ़ेंगे आपातकाल के बारे में। आपातकाल प्रावधान कि इमरजेंसी क्या होती है वो जानेंगे। तो 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, इसमें पढ़ेंगे अपन आगे। पहले उसका आर्टिकल जानते हैं, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक, है ना। 3 इमरजेंसी है इसमें। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है अपनी प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है अपना फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सारी की सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक। इसकी जानकारी आर्टिकल 352, 356 और 360। हिंदी वाले बच्चे सोच रहे हैं सर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे राष्ट्रीय आपात, इसको बोलेंगे राष्ट्रपति शासन, और बेटा इसको बोलेंगे वित्तीय आपातकाल, ठीक है। ठीक, लिखो इसको। उम्मीद करते हैं आपने यहां तक लिख लिया होगा। अगले पार्ट की ओर चलते हैं, पार्ट 19। अगला पार्ट है अपना पार्ट 19, भाग 19। इस भाग 19 में लिखा हुआ है मिसलेनियस। जो भी संविधान में छूट गया है उसको अपन ने मिसलेनियस में डाल दिया। इसको बोला जाएगा प्रकीर्ण या विविध। प्रकीर्ण या उसको बोल सकते हैं विविध। देखो इसको आर्टिकल 360 पर खत्म किया तो जाएगा ये आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 तक। जो भी बातें छूट जाती है संविधान में, जो भी आवश्यक थी, उनको अपन ने उठा के किसमें डाल दिया, मिसलेनियस में। जैसे किसी बुक में मिसलेनियस होता है ना, उसमें सारी सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिसलेनियस नाम का एक पार्ट है जिसका नाम है पार्ट 19। आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक इसकी जानकारी दी गई। अगला पार्ट है पार्ट 20। इसमें लिखा है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट यानी कि संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन की प्रक्रिया, और संशोधन किसमें होगा, ऑब्वियस सी बात है, संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन किसमें होगा, संविधान में होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी संशोधन होते हैं उसकी जानकारी आर्टिकल पार्ट 20 में लिखी है। और यदि आपसे आर्टिकल पूछें तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 368, है ना। अब पूछा जाएगा अभी तक कुल कितने बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो टोटल 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, यानी कि 106 संविधान संशोधन हो चुके। कितने हो चुके हैं, 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक।
इसको लिखें फटाफट से और आगे चलते हैं। इसको फटाफट से लिखें। ठीक, ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अगला पार्ट है पार्ट 21। पार्ट 21 इसमें लिखा हुआ है, हाँ, टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजन। टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजन हिंदी में से बोलेंगे अस्थाई एवं विशेष प्रावधान। कुछ टेम्परेरी चीजें हैं वो उसमें लिखी हुई हैं। आर्टिकल, देखो इसको आर्टिकल को अपन ट्रिकी तरीके से याद रख सकते हैं। आर्टिकल 368 पे खत्म किया है, आर्टिकल 369 से जाएगा आर्टिकल 392 तक। ठीक, और लास्ट पार्ट है अपना, इसका नाम है पार्ट 22, है ना। पार्ट 22 की बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एंड रिपील। हिंदी में बोलेंगे संक्षिप्त नाम, विवरण इत्यादि। निरसीकरण, निरसीकरण भी लिख लेंगे। है क्या इसमें? इसमें लिखा हुआ है कि हमारे संविधान का नाम क्या होगा। हमारे संविधान का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसमें यह भी लिखा है कि देश आजादी के बाद और जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन के बाद से वो सभी नियम चलेंगे जो संविधान में लिखे हैं, और 1935 का जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसकी सारी बातों को नहीं माना जाएगा, है ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जब संविधान बन रहा था उस समय अपन 1947 में आजाद हो गए थे, 1950 में अपने संविधान लागू किया, इस दौरान बीच में जो 2-2.5 साल का समय है, इस दौरान देश की कानून व्यवस्था कैसे चलती होगी, क्योंकि संविधान तो खुद बन रहा है। तो इस समय जो कानून चलता था वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का चलता था। कौन सा चलता था? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। ठीक, तो इसमें लिखा हुआ है। तो इसके आर्टिकल की बात की जाए, आर्टिकल देखो यहां खत्म हुए 392 पर, तो यहां आएगा आर्टिकल 393 से लेकर 395। और आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल और केवल 395 तक आर्टिकल है, लेकिन सब क्लॉज को मिला दिया जाए तो लगभग 450 हो जाते हैं। इस तरीके से हमने संविधान के भागों को देखा। इस सारे के सारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको आप देखेंगे, याद करेंगे और इनका मल्टीपल टाइम आप क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। जब आप इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हैं तो आपको ये चीजें याद रह जाती हैं, और याद रह जाने के बाद आप इनको क्या करेंगे? इनके एमसीक्यू भी लगाएंगे, है ना। एमसीक्यू बहुत जरूरी है। तो लास्ट ईयर के या फिर किसी भी स्टेट के पीआरटी आप जो कि वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उसके एमसीक्यू निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अगली क्लास में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की अनुसूचियां जिनकी संख्या 12 है। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12। पहले अनुसूची 8 थी, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12 को कैसे जोड़ा गया, ये सारी की सारी बातें अपन अगली क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, जैसे 9th में लिखा है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, 10 में लिखा है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, 11 में लिखा हुआ है आपका पंचायत के बारे में, और 12 में लिखा हुआ है नगर पालिका या म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। ठीक है, ये सारी की सारी बातें नेक्स्ट क्लास में होने वाली हैं। तो पार्ट 22 तक जो भी अपने नाम है उनको अपन ने देख लिया, इसको आप लिखेंगे। ठीक है, ठीक, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ठीक है, तो एक बार हर बार की तरह नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू। और यदि आप दिन में देख रहे हैं तो हैव अ गुड डे, और रात में देख रहे हैं तो आप हैव अ गुड नाइट। ठीक है, और साथ साथ में आप कमेंट में मैंने जो आपसे प्रश्न किया था उसका आप आंसर जरूर करेंगे। ठीक, ओके, लव यू ऑल, टेक केयर।